Hello everyone, today we are going to start up with a very important topic, that is the antimicrobial drug. This antimicrobial drug is come under the chemotherapy. So let's begin with the topic. Basically in this video we are going to study with the basic introduction of antimicrobial drug. My name is Anil Sharma. So let's begin with the topic without wasting the further time. सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल डेफिनेशंस। जनरल डेफिनेशन में सबसे पहला जो डेफिनेशन आती है वो होती है हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में बोल रहा है कि ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, और उन्हीं की ग्रोथ को या तो वो मारेंगे उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, सप्रेस कर देंगे। और ये जो एंटीबायोटिक अपना काम दिखाता है वो बहुत ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन पे अपना काम दिखाता है। सेकेंड इसमें डेफिनेशन आती है आपकी कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब होता है आपका केमिकल्स। केमिकल्स के द्वारा जो थेरेपी की जाती है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। इसमें पॉइंट बोल रहा है कि कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो केमिकल ड्रग्स के थ्रू करी जाती है, ताकि हम जो रैपिडली ग्रोइंग जो सेल होते हैं उनको हम मार सके, डिस्ट्रॉय कर सके। और ये बेसिकली यूज करी जाती है कीमोथेरेपी ताकि कैंसर के सेल्स को, कैंसर को ठीक कर सके, या कैंसर के जो सेल्स हैं वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो उनको रोक सके, उनकी ग्रोथ को रोक सके, इसलिए कीमोथेरेपी हम यूज करते हैं। अगली डेफिनेशन जो आती है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल, साइडल का मतलब होता है आपका किसी चीज को मारना, साइडियल। और बैक्टीरिसाइडल एजेंट का मतलब होता है कि ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया को मार रहे हैं वो होते हैं बैक्टीरियासाइडल एजेंट। इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है दे विल किल और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसे एजेंट होते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देंगे या खत्म कर देंगे। इसमें एग्जांपल हमारा आता है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड। अगली जो डेफिनेशन आती है वो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है ग्रोथ को रोकना। बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोके उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। दे विल इनिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो वो ग्रोथ को मल्टीप्लाई होने से रोकेंगे या उनकी ग्रोथ को ही इनिबिट कर देंगे। इसमें एग्जांपल हमारा आता है जो ड्रग यूज होते हैं इसमें वो होते हैं सल्फोनामाइड। अगला जो ड्रग होता है वो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकोल एंड अर्थ्रोमाइसिन। अगली जो डेफिनेशन आती है वो होती है मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। ये एक ऐसी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है तो वो ताकि जो विजुअल ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो प्रिवेंट करी जा सकती, ताकि वो नेक्ड आइज से ना देखी जाए। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द रेजिस्टेंस टू एंटीमाइक्रोबियल। अगला टॉपिक हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट AMB के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है या फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसके अगेंस्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है, या कोई भी अगर पेशेंट अगर कोई भी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग अगर ले रहा है, मान लो स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर कोई भी ड्रग मान लो क्लोरोएम्फेनिकोल मान लो, अगर वो ले जा रहा है बार बार एडमिनिस्टर कर रहा है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है उसके अगेंस्ट। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है कि उसके जो ड्रग तुम ले रहे हो वो एज अ बॉडी के ऊपर काम करना बंद कर देगा। जितनी उसकी इफेक्टिवनेस थी या जितना वो थेरेपेटिक इफेक्ट दिखा रहा था या फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपना दिखा रहा था वो अब नहीं दिखा पा रहा इतना, तो उसके ड्रग के अगेंस्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अब वो रेजिस्टेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल रेजिस्टेंस, एक होता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। जो नेचुरल होता है वो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक जीनियस या स्पीशीज के अगेंस्ट होता ही है, और एक्वायर्ड होता है वो बाद में डेवलप करा जाता है। इसमें नेचुरल में एग्जांपल आता है ग्राम नेगेटिव बैसिलियस आर नॉट अफेक्टेड बाय पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन जी जो ग्राम नेगेटिव बैसिली होते हैं वो पेनिसिलिन जी को कितना भी दे लो बट वो अपना उनकी डेथ होगी ही नहीं।
बट जो एक्वायर्ड होते हैं वो बेसिकली दो मेथड से डेवलप होते हैं, या तो म्यूटेशन की वजह से या फिर जीन ट्रांसफर की वजह से। म्यूटेशन फर्दर दो तरह से होती है, एक होता है सिंगल स्टेप म्यूटेशन और एक होता है मल्टी स्टेप म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होता क्या है, परमानेंट अगर ऑल्टरेशन हो जाए डीएनए के अंदर, डीएनए की सीक्वेंस के अंदर, तो उसको बोलेंगे म्यूटेशन। अब वो सिंगल स्टेप होगी, उसमें या तो एक स्टेप के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी या दो स्टेप के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी। अगर एक स्टेप के अंदर म्यूटेशन होगी, उसका एग्जांपल हम लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस टू रिफाम्सिन। रिफाम्सिन के अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस का जो रेजिस्टेंस है वो सिंगल स्टेप है, और मल्टीपल स्टेप में के अंदर होता है रेजिस्टेंस टू अर्थ्रोमाइसिन। जो अर्थ्रोमाइसिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो होता है आपका मल्टी स्टेप। अब जीन ट्रांसफर दूसरा मेथड होता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस को डेवलप करने का। बेसिकली इसमें फर्दर तीन मेथड आते हैं, एक होता है ट्रांसडक्शन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, वायरस होगा एक, और वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देगा। ये होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब डेड बैक्टीरिया, अगर कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस का जीन है, अगर वो मर जाएगा, किसी भी एनवायरनमेंट में मर गया, अगर वो खत्म हो गया, तो वो अपना जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रेजिस्टेंस जो जीन होगा वो उस एनवायरनमेंट पे रिलीज कर देगा। अब जो भी रेसिपेंट बैक्टीरिया होगा वो इस रेजिस्टेंस जीन को ले लेगा। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेसिकली कोई भी बैक्टीरिया है दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर रहा है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और बाय द सेक्स पाइलस के थ्रू, ये ट्रांसफर करेंगे जीन, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है क्रॉस रेजिस्टेंस। क्रॉस रेजिस्टेंस बेसिकली होता है ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप द रेजिस्टेंस टू वन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में शो रेजिस्टेंस टू अनदर केमिकली रिलेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। AMAs को हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब इधर है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से मर नहीं रहा, उसकी डेथ नहीं हो रही। तो बेसिकली इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस का जो मतलब है वो बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट से वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उसने, और अगर वो सिमिलर रिलेटेड कोई और, अगर उसी की तरह एंटी माइक्रोबियल एजेंट कोई और होगा तो उसके अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। जो क्रॉस रेजिस्टेंस है वो तो या वन वे होगा या टू वे होगा। जो वन वे रेजिस्टेंस होता है उसमें एग्जांपल जो होता है वो होता है न्यूमाइसिन रेजिस्टेंस डेवलप बाय द एंटीरोबैक्टीरियसी मेक्स देम इनसेंसिटिव टू द स्ट्रेप्टोमाइसिन बट मेनी स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म रिमेन ससेप्टिबल टू न्यूमाइसिन। इसमें बोल रहा है कि वन वे में एग्जांपल न्यूमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का है। जो इसमें बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म अगर न्यूमाइसिन से नहीं डेथ हो रही उसकी, तो उसकी डेथ स्ट्रेप्टोमाइसिन से हो जाएगी। बट कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से तो रेजिस्टेंस होती है, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन से तो नहीं मर रही बट न्यूमाइसिन से वो डेथ हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट जो टू वे रेजिस्टेंस, टू वे जो क्रॉस रेजिस्टेंस होता है उसमें एग्जांपल होता है अर्थ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। अर्थ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन या टू वे का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर अर्थ्रोमाइसिन इधर मैंने लिख दिया और क्लिंडामाइसिन मैंने इधर लिख दिया, ये बोल रहा है टू वे में ये होता है कि अगर अर्थ्रोमाइसिन से वो नहीं मर रहा तो वो क्लिंडामाइसिन से भी नहीं मरेगा, अगर वो क्लिंडामाइसिन से भी नहीं मर रहा तो वो अर्थ्रोमाइसिन से भी नहीं मरेगा। ये मतलब टू वे रेजिस्टेंस का होता है। और वन वे में यही होता है कि अगर एक ड्रग से नहीं मर रहा तो दूसरे ड्रग से मर जाएगा, ऐसा वन वे में होता है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है वो होती है सुपरा इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द occurrence ऑफ न्यू इन्फेक्शन ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल थेरेपी फॉर अनदर इन्फेक्शन। ये बोल रहा है कोई भी पेशेंट अगर कोई भी एक स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ले रहा है,
अगर मतलब इसका सिंपल मतलब अगर हम समझे कि कोई भी एक पेशेंट है, उसको कुछ बीमारी है और उस बीमारी की कुछ दवाइयां ले रहा है और उस दवाई को लेते लेते वो कुछ और इन्फेक्शन उसका हो गया है। मतलब मान लो कोई भी पेशेंट है, उसको अगर एंटीवायरल इन्फेक्शन हो रखा है और वायरल की दवाई लेते लेते एंटी फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, तो उसको बोलेंगे सुपर इन्फेक्शन हो गया। और जो सुपर इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है जो पहले इन्फेक्शन हो रखा होता है। मतलब वायरल अभी है और फंगल अब और हो गया है। मतलब कि पहले एंटीवायरल इन्फेक्शन था, अब एंटी फंगल इन्फेक्शन और आ गया है। मतलब कि जो सुपर इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा वो डिफरेंट होगा पहले वाले से। अब तो एंटी फंगल हो गया पेशेंट को, पहले क्या था, एंटीवायरल इन्फेक्शन हुआ था। ये वो है कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कीमोप्रोफाइलेक्सिस एडमिनिस्टर्ड ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और टू prevent the development of the disease in the person who are already infected। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट देते हैं, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग देते हैं, ताकि जो पर्सन है या पेशेंट है जिसको ऑलरेडी या पहले से ही वो है डिजीज है, तो उसका जो डिजीज है वो प्रिवेंट हो सके, बच सके वो डिजीज से, या फिर जो डिजीज ऑलरेडी हो रखी है वो और ज्यादा बढ़े ना। इसको बोलते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस। अब कीमोप्रोफाइलेक्सिस का जो आइडियल टाइम होता है, द आइडियल टाइम टू इनिशिएट द थेरेपी इज बिफोर द organism enter the body or at least before the development of signs and symptoms of the disease। ये बोल रहा है कि जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस का जो टाइम होता है, जो थेरेपी का टाइम होता है, कि हम किस टाइम पे दें ताकि वो पेशेंट को ज्यादा इफेक्ट ना करे, या फिर ऑर्गेनिज्म जो एंटर हुआ है या उसको ज्यादा बीमारी फैलाए ना। वो टाइम होता है कि जो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैला रहा है उसको वो बॉडी के अंदर एंटर ही ना हो उससे पहले थेरेपी दे दो, या तो या एक और तरीका है, या तो जब देना है जब साइन और सिम्टम्स आने से पहले दे देना है, डिजीज के साइन और सिम्टम्स आने से पहले कीमोप्रोफाइलेक्सिस दे दो, या फिर ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आने से पहले दे दो। द इंडिकेशन ऑफ द कीमोप्रोफाइलेक्सिस, कौन कौन सी इंडिकेशंस होती है जिसमें हम कीमोप्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। सबसे पहली जो इंडिकेशन होती है, टू प्रोटेक्ट द हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन को, जो तंदुरुस्त बंदे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम दवाई दे सकते हैं, कीमोप्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। सबसे पहले जो क्लोरोक्विनिन मेफ्लोक्विनिन इज यूज्ड फॉर द क्रोमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ द मलेरिया फॉर दोज ट्रेवलिंग इन द मलेरिया एंडेमिक एरिया। ये बोल रहा है कि जो क्लोरोक्विनिन होता है और मेफ्लोक्विनी होता है, उसमें हम ये दोनों दवाई दे सकते हैं उन पेशेंट या उन बंदों के अंदर जो मलेरिया वाले एरिया में जा रहे हैं। मलेरिया एंडेमिक एरिया, एंडेमिक एरिया मतलब होता है कि वो एरिया जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही रहता है। जैसे मलेरिया के एरिया में अगर कोई पेशेंट या कोई भी पर्सन जा रहा है तो उसको ट्रेवल करने से पहले ही हम क्लोरोक्विनिन या मेफ्लोक्विन दे देंगे। दूसरा इसका इंडिकेशन हो सकता है टू प्रिवेंट द इंफेक्शन इन द पेशेंट अंडरगोइंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो पेशेंट जाता है उसको लाइफ टाइम अपनी दवाई लेनी पड़ती है, तो उसमें कोई और इंफेक्शन ना हो, इसलिए हम उसमें कीमोप्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं या मेडिसिन दे सकते हैं। उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, उसमें हम ओरल फ्लोरोक्विनोल्स दे सकते हैं ताकि इंफेक्शन ना हो और ज्यादा। तीसरा जो इंडिकेशन होता है, टू प्रिवेंट द इंफेक्शन इन द पेशेंट विद द बर्न्स। उन पेशेंट्स के अंदर हम कीमोप्रोफाइलेक्सिस भी दे सकते हैं जिन पेशेंट के अंदर कोई पेशेंट जल गया है या फिर उसके अंदर कट गया है, तो उसके अंदर कौन सी ड्रग दे सकते हैं हम, टॉपिकल सिल्वर सल्फाज डायजीन दे सकते हैं, या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं। दो ड्रग दे सकते हैं हम, टॉपिकल सिल्वर सल्फा डायजीन और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। चौथा जो इंडिकेशन हम यूज कर सकते हैं वो होता है टू प्रिवेंट द इंफेक्शन इन द पेशेंट विद यूरिनरी कैथेरेटर्स। यूरिनरी कैथेरेटर्स तब यूज कर सकते हैं जब पेशेंट का यूरिन बाहर निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, कैथेरेटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर डाल दी जाती है, टू द यूरिनरी ब्लैडर तक हम डालते हैं ताकि वो क्या करता है, वो आसानी से ड्रेन कर देता है, मतलब बाहर
निकाल देता है यूरिन को, और उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब यूरिनरी कैथेरेटर्स जब डालेगा कोई भी फिजिशियंस, तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फ्लोरोक्विनोल, ताकि पेशेंट्स को इन्फेक्शंस ना हो, उसमें फ्लोरोक्विनोल से यूज कर सकते हैं हम। अगली जो हमारी डेफिनेशन आती है वो होती है एम्पिरिकल थेरेपी। एम्पिरिकल थेरेपी इज यूज ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बिफोर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और द अवेलेबिलिटी ऑफ द ससेप्टिबल टेस्ट रिजल्ट। एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेफोटेक्सामाइन, vancomycin, ampicillin is used as an empirical therapy for the susceptible bacterial meningitis before the test result is available। empirical therapy एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का यूज करते हैं, टेस्ट आने से पहले यूज करते हैं, और हमें उस जो भी मतलब डॉक्टर होता है वो एम्पेरिकल थेरेपी को तब भी यूज करता है जब उसको पता नहीं होता कि ये डिजीज हो किस लिए रही है, या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसकी और कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से ये हो रही है। तो उसमें एग्जांपल इसमें दे रखा है कि सेफोटेक्सामाइन जो होता है, और वेनकोमाइसिन जो होता है, और एम्पेसिलिन जो होता है, वो एक एम्पेरिकल थेरेपी में यूज करा जाता है बिफोर टेस्ट नहीं आया उससे पहले इन तीनों ड्रगों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। किसके अंदर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर यूज करते हैं इन तीनों ड्रगों का यूज। अब दूसरी डेफिनेशन एक आता है डेफिनेटिव थेरेपी। डेफिनेटिव थेरेपी बिल्कुल एम्पिरिकल थेरेपी के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब टेस्ट आ जाता है, जब टेस्ट कर लेते हैं पेशेंट का, जब उसके बाद हम यूज करते हैं, या फिर हमें ये पता हो कि ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज फैली है इस पेशेंट के अंदर। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एएमएज का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन सा यूज करें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन सा यूज करें। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है पेशेंट फैक्टर, जो सेकंड होता है वो होता है ड्रग फैक्टर, एंड थर्ड इज ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट फैक्टर में सबसे पहला एज पे डिपेंड करता है। एज पे कैसे डिपेंड करता है कि बहुत सारे न्यूनेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मेटाबोलाइजिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते, इसीलिए उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा एंटी माइक्रोबियल कौन सी एज को देने हैं। जैसे क्लोरोएम्फिनिकोल है, उसमें अगर तुमने न्यूनेट्स को वही और ड्रग दिया तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को क्या हो जाएगा, उस न्यूनेट्स को क्या हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं, या फिर कोई डॉक्टर अवॉइड करता है उस न्यूनेट्स को क्लोरोएम्फिनिकोल देने के लिए। सेकंड फैक्टर होता है एलर्जी। एलर्जी अगर किसी पेशेंट को एक स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट हो रखी है, या फिर कोई हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, हे फीवर है, या फिर कोई और रैशेज वगैरह हो जाते हैं उस स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट से, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एंटी माइक्रोबियल एजेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि किसी पेशेंट को अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है या डिजीज है, जैसे किसी भी पेशेंट के अंदर अगर ग्लूकोज 6 डाइफॉस्फेट अगर उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसके उस पेशेंट्स के अंदर हम सल्फोनामाइड्स वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर हमारा और ज्यादा वर्सन हो सकता है, या फिर जो ब्लड है मतलब आरबीसीज है वो टूटने लग जाएंगे और ज्यादा, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आगे एक और फैक्टर पेशेंट फैक्टर के अंदर आते हैं प्रेगनेंसी। तो ज्यादातर जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी में अगर कोई भी वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो प्लेसेंटा से वो क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस कर जाएंगे तो किसको अफेक्ट करेंगे, फीटस को अफेक्ट करेंगे। अब फीटस को अफेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब एंटी माइक्रोबियल एजेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर दे दिया किसी भी वुमेन को, तो उसमें फीटस को अफेक्ट करेंगे। अगर बाई चांस कोई टेट्रासाइक्लिन अगर तुमने दिया प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट्स है उसमें जो वो फीटस होगा उसमें क्या होगा, उसकी बोन मतलब बोन में की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगी उसमें। और बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका मतलब टेरेटोजेनेसिटी इफेक्ट मतलब दिखाएगा। टेरेटोजेनेसिटी वर्ड यूज करते हैं हम एबनॉर्मलिटी इन द फीटस।
अब होस्ट डिफेंस होता है एक, होस्ट अगर होस्ट डिफेंस इतना अच्छा नहीं है कि वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को सहन कर पाए, उसकी वजह से कोई एलर्जी हो गई या फिर और कोई डिजीज हो गई। हिपैटिक डिस्फंक्शन, हिपैटिक डिस्फंक्शन होता है कि अगर आपका लिवर में कोई डिजीज वगैरह है तो लिवर क्या करता है, बेसिकली मेटाबॉलिज्म करता है। अगर तुमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट अगर तुमने बॉडी के अंदर दे दिया है, पेशेंट को दे दिया, तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होगा तो लिवर क्या होगा, और ज्यादा टॉक्सिसिटी, वो ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अगला जो होता है वो होता है रीनल डिस्फंक्शन। रीनल डिस्फंक्शन मतलब अगर तुम्हारी किडनी ही काम नहीं कर रही, अगर उस जो तुम्हारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उसका मेटाबॉलिज्म हो गया तो उसका एक्सक्रीशन नहीं कर पा रही, तो उसमें क्या करेगा, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, आपकी टॉक्सिसिटी होने लग जाएगी। लोकल फैक्टर्स होते हैं कि आपके कोई कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिजीज में नहीं दी जाती, मतलब कि अगर किसी पेशेंट्स को के बॉडीज के अंदर पस वगैरह है तो उसमें क्या करते हैं हम, एंटी माइक्रोबियल एजेंट सल्फोनामाइड्स हम नहीं देते, उसमें क्या होता है और ज्यादा इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब ड्रग फैक्टर पे हमारा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि किस रूट से तुम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को दोगे, उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर है तो उसमें क्या करते हैं हम, पेरेंट्रल देते हैं। बाई चांस अगर मीडियम से मॉडरेट या माइल्ड से मॉडरेट अगर इन्फेक्शन है तो उसमें ओरल दे देंगे तो उसमें इफेक्टिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो ड्रग फैक्टर आता है वो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटी फैक्टर होता है किसी भी एंटी माइक्रोबियल को सेलेक्ट करने से पहले। अब कुछ एंटी माइक्रोबियल ऐसे होते हैं जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत एक डिफरेंट स्पीशीज के लिए, डिफरेंट जीनस के लिए काम करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत एक स्पेसिफिक ही बैक्टीरियाज के लिए काम करते हैं, तो उसको भी सेलेक्ट करने में भी इस चीज को भी देखा जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को सेलेक्ट करने से पहले। अगला जो फैक्टर आता है बैक्टीरियासाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइडल मैंने आपको बताया था कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को मारते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक भी ऐसे फैक्टर, ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो इस ये भी एक फैक्टर होता है कि हमें देखना पड़ेगा कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट के एंटी बैक्टीरियल है या एंटी स्टैटिक एजेंट है। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक कंसीडरेशन भी करनी है कि वो ड्रग जो है वो बॉडी के ऊपर क्या करेगा या बॉडी ड्रग के ऊपर क्या करेगी, उन फैक्टर्स पे भी इफेक्ट करता है। कॉस्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट को सेलेक्ट करने से पहले देखा जाता है कि जो पेशेंट है जिसको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे रहे हैं तो वो अफोर्ड कर पाएगा या उतनी कॉस्टली ड्रग ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। थर्ड जो कैटेगरी आती है ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर। ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर, अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कोई भी इंफेक्शन हुआ है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, एम्पेरिकल थेरेपी आपका यूज करता है। एम्पेरिकल थेरेपी बेसिकली टेस्ट ना आने से पहले यूज करते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देखा जाता है कि, और एम्पेरिकल थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल आपका रिपोर्ट्स देखी जाती है और रेजिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के देखी जाती है या क्रॉस रेजिस्टेंस देखी जाती है उसमें, कि पेशेंट को ये चीजें हो तो नहीं रही, रेजिस्टेंस तो नहीं हो रहा उस एंटी माइक्रोबियल एजेंट को जो पेशेंट फार्मासिस्ट या फिर आपका डॉक्टर उस पेशेंट को दे रहा है, तो क्रॉस रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं हो रही, तो वो चीजें भी देखी जाती है। ये तीन मेनली आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो देखी जाती हैं बिफोर द टेकिंग द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन डिफरेंट रिस्पेक्टिव पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन बांटी गई है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आती है वो होती है हमारी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहला जो इसमें आता है वो होता है सल्फोनामाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग, जिसके अंदर आता है ड्रग सल्फाडायाजीन्स एंड अदर्स, उसके रिलेटेड जो सल्फाडायाजीन के जो ड्रग्स हैं वो आते हैं। सल्फोन्स में आता है आपका डेप्सून्स जिसको हम DDS भी बोलते हैं, और पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जिसको हम PAS भी बोलते हैं। सेकंड इसमें आता है डाई अमाइनो पायरामिडीन, जिसके अंदर आता है हमारा ट्राइमेथोप्राइम एंड पायरीमिथिमीन।
थर्ड आता है क्यूनोलोन्स, क्यूनोलोन्स में नॉरफ्लॉक्सासिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है एंड प्यूरोलोफ्लॉक्सासिन आता है। नेक्स्ट जो फोर्थ आता है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसमें आता है पेनिसिलिन, सफेलोस्पोरिन एंड मोनोबैक्टम्स। फिफ्थ जो आता है हमारा टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सिसिलिन। सिक्स्थ जो आता है हमारा नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, जिसके अंदर हमारा आता है क्लोरोएम्फिनिकॉल। सेवंथ आता है आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमाकासिन एंड न्यूमाइसिन। एट्थ जो आता है हमारा मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं अर्थ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। नाइन्थ जो होता है हमारा लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक, जिसके अंदर हमारा लिंकोमाइसिन आता है, क्लिंडामाइसिन आता है। 10th ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, जिसके अंदर दो ड्रग आते हैं, वेनकोमाइसिन एंड टिकोप्लेनिन। 11th जो आता है हमारा ऑक्साजोलिडिनोन, जिसमें ड्रग आता है लेनिजोलिड। 12th जो आता है हमारा वो होता है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, जिसके हमारा अंदर आते हैं ड्रग पॉलीमाइक्सिन बी, कोलेस्टीन, बैक्टीरिसिन एंड टायरोथ्रिसिन। 13th जो आता है नाइट्रोफ्यूरिन डेरिवेटिव, जिसके अंदर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन एंड फ्यूराजोलिडोन। 14th जो आता है हमारा नाइट्रोइमिडाजोल, जिसके अंदर हमारा मेट्रोनिडाजोल आता है एंड टिनिडाजोल आता है। 15th जो कैटेगरी आती है हमारी वो होती है निकोटीन एसिड डेरिवेटिव, जिसके हमारा अंदर आता है आइसोनिजाइड, पायरेजिनामाइड एंड इथियोनामाइड। 16th पॉलिन एंटीबायोटिक्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे आते हैं नाइस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड हायामाइसिन। 17th आता है एजोल डेरिवेटिव्स, इसके अंदर आता है मीकोकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकानोजोल। 18th अदर्स में आता है आपका रिफाम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सोडियम फ्यूसेडेट, साइक्लोसेरिन एंड वोयोमाइसिन एंड इथेम्ब्यूटोल। Pauline antibiotics and azole antibiotic I have covered in the previous video। मैंने पिछली वीडियो में इसका आपको बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख सकते हो। अदर्स में और भी ड्रग आते हैं, जिसका नाम है थियोएसिटाजोन एंड क्लोफाजेमाइन एंड ग्रेसियोफुल्विन। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे पहला जो कैटेगरी होती है, जो वो कैटेगरी जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करे, उसमें ड्रग जो आते हैं, पेनिसिलिन हमारे सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, सफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वेनकोमाइसिन एंड बैक्टीरिसिन। जो सेकंड कैटेगरी आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस के अंदर, वो होती है लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो वो ड्रग जो लीकेज कर दे सेल मेम्ब्रेन का, उसमें जो ड्रग आती है वो उसमें होता है पॉलीपेप्टाइड्स, जिसके अंदर आते हैं पॉलीमाइक्सिन, क्लोस्ट्रिडीन, बैक्टीरिसिन, पॉलिन्स, एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टेटिन्स एंड हायामाइसिन। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट जो करते हैं, जिसमें आता है आपकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फिनिकॉल, अर्थ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड लेनिजोलिड। फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो कैटेगरी जो एमआरएनए की कोडिंग को मिसरीडिंग कर सकते और परमिएबिलिटी को इफेक्ट करेगी, जिसमें ड्रग आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। फिफ्थ कैटेगरी जो मैकेनिज्म के बेसिस पे डिवाइड होती है वो होता है डीएनए गायरेज को इनहिबिट करने वाली जो कैटेगरी होती है, जिसमें आते हैं फ्लोरोक्विनोल्स, जिसमें आपके ड्रग आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड अदर्स, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फ्लोरोक्विनोन से रिलेटेड जो ड्रग होते हैं। सिक्स्थ जो होती है वो होती है इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन, जो वो ड्रग जो डीएनए के फंक्शन को इंटरफेयर करे वो आती है, जिसमें वो ड्रग आती है रिफाम्सिन। सेवंथ जो कैटेगरी आती है जो डीएनए सिंथेसिस को ही इंटरफेयर करे, डीएनए की सिंथेसिस को ही ना बनने दे, उसमें आती है ए साइक्लोवीर एंड जीवोडोवोडिन। 8th जो कैटेगरी आती है वो होती है इंटरफेयर विद इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म
को इनहिबिट करे या इंटरफियर करे, उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? सल्फोनामाइड्स, जिसमें सल्फोन्स भी होते हैं, PAS पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ट्राइमेथोप्राइम, पायरीमिथामाइन एंड मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो होती है सी टाइप। थर्ड टाइप जो होती है हमारी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विथ प्राइमरली एक्टिव जो होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहला जो कैटेगरी आती है वो होती है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल के अंदर ड्रग जो आते हैं वो होते हैं हमारे पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, अर्थ्रोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। सेकेंड जो आती है हमारी एंटी फंगल होती है, जिसमें हमारे ड्रग आते हैं ग्रेसियोफुल्विन, एम्फोटेरेसिन बी, कीटोकोनाजोल। थर्ड कैटेगरी हमारी एंटी वायरल होती है, जिसमें हमारा आता है एसाइक्लोविर, एमेंटाडीन एंड जीडोवोडीन। फिफ्थ जो हमारी आती है एंटी प्रोटोजोअल्स आती है, जिसमें क्लोरोक्विन, पायरीमिथामाइन, मेट्रोनिडाजोल एंड डिलॉक्सिडे। फिफ्थ जो कैटेगरी आती है एंटी हेलमिंथिक की आती है, जिसके अंदर मेबेंडाजोल आता है, पायरेंटल आता है, निक्लोसिमाइड आता है, डाई इथाइल कार्बामीजाइन आता है। जो फोर्थ कैटेगरी की जो क्लासिफिकेशन आती है वो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर जो ड्रग आते हैं वो होती है पेनिसिलिन जी एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अर्थ्रोमाइसिन। जो सेकंड कैटेगरी की जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वो उसमें आती है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोएम्फिनिकॉल। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक स्मॉल कैटेगरी के अगेंस्ट ही या स्मॉल स्पीशीज के अगेंस्ट ही ये काम कर पाएंगे ये सारे ड्रग। बट जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीशीज के अगेंस्ट काम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों की तरफ काम कर सकते हैं ये। जो नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है वो होती है टाइप ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन में प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब तो मैंने आपको बता ही रखा है कि क्या होता है। स्टैटिक का मतलब कि ग्रोथ रोकना, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ रोके वो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं। अब जो फर्स्ट जिसकी प्राइमरली जिसका काम होता है, सबसे पहला काम जिस ड्रग का बैक्टीरियोस्टैटिक का काम होता है, उस ड्रग के अंदर उस टाइप के अंदर पहला ड्रग जो आता है वो होता है सल्फोनामाइड, अर्थ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरोम्फिनिकॉल, लेनिजोलिड, इथेम्ब्यूटल। प्राइमरली अगर बैक्टीरिसाइडियल अगर बैक्टीरिया को मारने वाले ड्रग अगर प्राइमरली उस पे एक्ट कर रहे हो तो कौन कौन से ड्रग हैं? वो ड्रग है पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वेंकोमाइसिन, पॉलीपेप्टाइड्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफाम्पिन, मेट्रोनिडाजोल, आइसोनिजाइड, क्लोट्राइमोक्सोल एंड पायरेमिथामाइन। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये फिफ्थ जो कैटेगरी आती सिक्स्थ जो कैटेगरी आती है वो होती है एंटीबायोटिक्स कहां से ऑब्टेन हुए हैं। एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई। फंगाई जो से ऑब्टेन हुए हैं तो उसके अंडर एग्जांपल जो आते हैं वो होते हैं पेनिसिलिन, ग्रेसियोफुल्विन, सेफेलोस्पोरिन्स। जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुए हैं वो होते हैं पॉलीमाइक्सिन बी, टायरोथ्रिसिन, क्लोस्टीन, एजिट्रियोनेम, बैक्टीरिसिन। एक्टिनोमाइसीट से जो ड्रग्स ऑब्टेन हुआ है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलिड, टेट्रासाइक्लिन, पॉलिन्स, क्लोरोएम्फिनिकॉल।